आज की कहानी काफी अलग होने वाली है। ये चार दोस्तों की कहानी है जो हिमाचल घूमने के लिए जाते हैं। वहां वो अपने दोस्त के घर रुकते हैं और उनके साथ जो होता है अपने दोस्त के घर में वो उनकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अंकल टूना में। यहाँ हम सिर्फ हॉरर कहानियां, हॉरर शॉर्ट फिल्म्स एंड हॉरर मिस्ट्री केसेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर आप भी हॉरर एंड मिस्ट्री कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये चार दोस्तों की कहानी है। इनका नाम था सूरज, राजन और अमित सुमित। तो ये चारों ने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर के एग्जाम दे दिए और अब ये फ्री थे और ये चारों प्लान करते हैं कि ये हिमाचल जाएंगे घूमने। और वहाँ इनका एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम था दिव्यांश, जो कि इनके साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। उसका घर मनाली में था। ये प्लान बनाते हैं कि ये मनाली में जाएंगे और वहाँ एक दो दिन उसके घर पर रहेंगे और बाद में वापस आ जाएंगे। तो ये चारों दिव्यांश को बता देते हैं। दिव्यांश कहता है आ जाओ सभी दोस्त मिलकर चिल मारेंगे। तो चारों दोस्त निकल पड़ते हैं हिमाचल की ओर। दिल्ली से हिमाचल का लंबा सफर तय करके ये चारों लोग मनाली पहुंचते हैं। वह दिव्यांश इन्हें मनाली के बस स्टॉप के बाहर मिलता है और वहीं से इनको अपने घर की ओर ले चलता है। पांचों कार में बैठते हैं और बैठकर दिव्यांश के घर पहुंचते हैं। ये घर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि घर बाकी घरों से काफी अकेला सा था। चारों तरफ कुछ अजीब सा सन्नाटा था। एक अलग सी नेगेटिविटी महसूस हो रही थी। जब चारों गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि घर के बाहर सारे गमले के पौधे सूखे पड़े हैं और सूरज का ध्यान पड़ता है कि दिव्यांश के घर की ऊपर के एक कमरे की खिड़की से एक आदमी देख रहा था और वो छड़ी के सहारे खड़ा था और सूरज की ओर देखकर उसे हाथ से चले जाने के इशारे करता है। सूरज कुछ समझ नहीं पाता। तभी दिव्यांश वहां आता है और सूरज को बोलता है वहां क्या देख रहे हो। सूरज कहता है वहां कोई आदमी खड़ा है। दिव्यांश कहता है कौन सा आदमी सूरज। जब दोबारा सूरज देखता है वहां पे तो वहां पे कोई नहीं होता। दिव्यांश कहता है चल अंदर देख, सभी चले गए हैं, तू अकेला ही बाहर खड़ा है। सूरज को लगता है कि ये उसका कोई वहम होगा। वो भी अंदर चला जाता है। दिव्यांश का घर काफी बड़ा था। राजन कहता है कि बाकी कहाँ है, आंटी और तेरा छोटा भाई, और कोई नहीं दिख रहा। दिव्यांश कहता है वो अंदर पूजा कर रहे हैं। सुमित बोलता है कि रात के 8 बजे कौन सी पूजा कर रहे हैं। अमित सुमित को टोकता है और बोलता है कि पूजा करने का कोई समय थोड़ी होता है, भगवान तो 24 घंटे हमारे साथ है। सामने के कमरे से हल्के मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही होती है और कमरा बंद होता है। दिव्यांश उन्हें ऊपर के कमरे में ले जाता है और वहां उनको एक कमरा देता है और कहता है कि ये कमरा तुम्हारा है, जितने दिन तुम यहाँ रहना चाहो रह सकते हो। सूरज बोलता है भाई घर तो तेरा काफी बड़ा है। दिव्यांश बोलता है कि मेरे पापा ने बड़े प्यार से बनवाया था, उनकी जान बसती थी इस घर में। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि दिव्यांश के पिता की मौत हो चुकी है काफी समय पहले। अब इस घर में उसकी माँ और छोटा भाई ही रहते हैं। तभी कमरे के अंदर दिव्यांश की मम्मी आती है और उसके साथ दिव्यांश का छोटा भाई भी आता है। दिव्यांश की मम्मी काफी सुंदर थी और उनकी उम्र भी इतनी नहीं लग रही थी, जैसे वो काफी जवान लग रही थी और काफी सजी दजी भी लग रही थी। वो देखने में कहीं से भी विधवा टाइप नहीं लग रही थी। वो अंदर आती हैं और सभी लोग उन्हें नमस्ते वगैरह बुलाते हैं और फिर वो सभी को अपनी प्रसाद की थाली से एक एक छुवारा देती हैं। सभी दोस्त उसको खा लेते हैं और दिव्यांश की मम्मी कहती है कि थोड़ी देर में खाना लग जाएगा और नीचे आ जाना, और ये कहकर वो नीचे चली जाती है और साथ में दिव्यांश का छोटा भाई भी नीचे चला जाता है। फिर वो पांचों बैठकर काफी बातें वगैरह करते हैं, गप्पे वगैरह लड़ाते हैं। फिर नीचे खाना खाने चले जाते हैं। वहां वो टेबल पर देखते हैं कि 4 थालियां ही थी। सूरज पूछता है कि 4 थालियां बस, लेकिन हम तो 7 लोग हैं। दिव्यांश की माँ कहती है कि हम लोगों का आज उपवास है, हम खाना नहीं खाएंगे, तुम लोग खाओ। सूरज को काफी अजीब लगता है ये सब सुनकर, लेकिन बाकी तीनों ज्यादा नहीं सोचते और खाना खाने बैठ जाते हैं। सूरज भी खाना खाने लगता है। खाने में सब कुछ नॉनवेज ही होता है, रोटी चावल को छोड़कर। चारों खाना खाते हैं और दिव्यांश और उसकी मम्मी और छोटा भाई बैठकर बस उन्हें देखते रहते हैं। अमित कहता है खाना बहुत स्वाद था आंटी जी। दिव्यांश की मम्मी बोलती है और कुछ लोगे बेटा। चारों बोलते हैं नहीं नहीं आंटी, आज तो मजा आ गया खाना खाकर।
और फिर सभी बाहर आग जलाकर बैठ जाते हैं और बातें वगैरह करते हैं। सूरज वहां से उठकर वॉशरूम जाता है। जब वो बाथरूम से वापस बाहर जा रहा होता है तो उसे घर के अंदर किसी के छड़ी से चलने की आवाज आती है। सूरज को आवाज ऊपर वाले कमरे से आती है जो उनके कमरे के पास वाला कमरा था। सूरज कमरे के अंदर जाता है, लाइट जलाता है और जो वो देखता है वो देखकर हैरान रह जाता है। जिस बूढ़े आदमी को सूरज ने खिड़की पर देखा था उसकी तस्वीर सामने दीवार पर लगी थी। ये देखकर सूरज के रंग उड़ जाते हैं। तस्वीर पर मुरझाए हुए फूलों का हार चढ़ा हुआ था। सूरज सोच में पड़ जाता है कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। सूरज पीछे मुड़कर देखता है तो दिव्यांश की मम्मी पीछे खड़ी थी। वो उसे पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो आप। सूरज दिव्यांश की मम्मी के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा उनसे ही सवाल पूछता है कि ये जो तस्वीर जिनकी लगी है ये कौन है। दिव्यांश की मम्मी बताती हैं कि ये दिव्यांश के पिताजी हैं। सूरज हैरानी में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी खिड़की पर उन्हें देखा था, वो भी इसी कमरे की खिड़की थी, शायद ये मेरा वहम तो नहीं। सूरज ये सब अपने मन में सोच रहा होता है तो तभी दिव्यांश की मम्मी उसे कहती है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा है और मेरी इतनी कम। वो जवाब देता है जी हाँ। वो बताती है कि वो दिव्यांश की सौतेली माँ है और उसकी माँ के देहांत के बाद दिव्यांश के पिता ने उनसे दूसरी शादी की थी। तब वो 20 साल की थी और उसके पिताजी 75 साल के थे। सूरज कहता है तभी मैं सोचूं कि आप इतने जवान कैसे हो, और फिर वो दोनों नीचे चले जाते हैं। लेकिन सूरज के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था। तो रात के 11:30 बज जाते हैं। सभी अपने कमरों की ओर चले जाते हैं। दिव्यांश चारों को उनके कमरे में छोड़कर चला जाता है। सूरज बाकी तीनों को सारी बात बताता है कि कैसे उसे वो खिड़की के पास एक आदमी दिखा और वो और कोई नहीं सूरज का पिता था। अमित बोलता है हो सकता है तेरे को कोई वहम हो गया हो, लेकिन सूरज कहता है कि मैंने जिस आदमी को कभी देखा ही नहीं उसको देखने का वहम मुझे कैसे हो सकता है। और फिर वो छड़ी के सहारे चलने की आवाज वो भी उसी कमरे से आ रही थी। ये सब मेरा वहम तो नहीं हो सकता दोस्त। राजन कहता है नहीं तो क्या तेरा मतलब, दिव्यांश के पिताजी भूत बनकर इस घर में घूम रहे हैं और तुझे दिख रहे हैं। सूरज बोलता है हाँ ये हो सकता है, और वो मुझे हाथ से इशारे कर रहे थे कि यहाँ से चले जाओ। तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मान गए भाई, तुझे क्या स्टोरी बनाई है, चल अभी सो जा वरना तुझे राम से ब्रदर्स का भूत भी दिखने लगेगा। तीनों सूरज की बात को हंसी मजाक में टाल देते हैं और सोने चले जाते हैं। लेकिन सूरज इसके पीछे की सच्चाई जानने का फैसला करता है। वो सबके सोने का इंतजार करता है। रात के 12:30 बजे वो उठता है और जाता है उसी कमरे में जहां दिव्यांश के पिता की तस्वीर लगी थी। वो अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर चारों तरफ देखता है कि उसे कुछ तो मिलेगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो अपने कमरे में वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसका नीचे ध्यान पड़ता है। वो देखता है कि दिव्यांश अपने छोटे भाई को गोद में उठाकर उसी कमरे में जा रहा था जहां दिव्यांश की मम्मी और उसका छोटा भाई पहले पूजा कर रहे थे। दिव्यांश कमरे में चला जाता है और सूरज देखता है कि ये आधी रात को पूजा के कमरे में क्या करने जा रहा है। सूरज दबे पांव उस कमरे के पास जाता है और अंदर झांककर देखता है कि दिव्यांश की मम्मी उस कमरे में है और हवन कुंड जलाया है और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। और दिव्यांश की मम्मी हवन की अग्नि में कुछ फेंक रही थी जिसमें से आग उठी और धुएं से एक राक्षस की आकृति बनती है। दिव्यांश अपने छोटे भाई को हवन कुंड के आगे रखता है और सूरज मन में सोचता है कि हम ये कहाँ फंस गए हैं, ये तीनों कर क्या रहे हैं। वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए वीडियो बनाने लगता है कि मैं वीडियो का सबूत रख लेता हूँ वरना वो लोग मेरी इस बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। तो इसलिए वो वीडियो बनाने लगता है और देखता है कि आगे क्या होगा। दिव्यांश की माँ बोलती है कि अमावस्या की रात है आज, इसकी बलि देकर यानी कि दिव्यांश के छोटे भाई की बलि देकर हम शैतान को अपने वश में कर लेंगे और बाद में उन चारों की बलि देकर यानी कि उन चारों दोस्तों की बलि देकर अमर हो जाएंगे। ये सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो तभी देखता है कि दिव्यांश की सौतेली माँ एक पास पड़ी तलवार उठाकर दिव्यांश के छोटे भाई का सर काट देती है और हवन कुंड में फेंक देती है। और वहां से तेज सा धुआं उठता है और एक शैतान की आकृति बनती है फिर से। सूरज ये सब देखकर भाग जाता है अपने कमरे की ओर। जाकर वो अपने तीनों दोस्तों को उठाता है और बताता है कि उसने अभी अभी क्या देखा। वो तीनों कहते हैं भाई क्या बात कर रहा है। वो तीनों फिर उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते शायद तूने कोई सपना देखा होगा, क्यों हमारा भी दिमाग खराब कर रहा है तू आधी रात को।
सूरज कहता है मुझे पता था कि तुम लोग नहीं मानोगे, देखो मैंने वीडियो बनाई है। और वो अपना फोन निकाल कर दिखाता है, लेकिन उसके फोन में कुछ भी नहीं होता। तो सूरज फिर से हैरान रह जाता है और कहता है भाई मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ चलो। सभी उसके साथ नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वहां कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ये देखकर सूरज तो हैरान रह जाता है, लेकिन बाकी सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तू हमारी ट्रिप खराब कर रहा है। तभी दिव्यांश और उसकी मम्मी भी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि हुआ क्या है, तुम सब लोग इतनी रात को नीचे क्या कर रहे हो। सूरज दिव्यांश से उसके छोटे भाई के बारे में पूछता है। दिव्यांश बताता है कि वो तो अंदर सो रहा है। सूरज जाकर देखता है अंदर, तो वो फिर हैरान रह जाता है कि सच में दिव्यांश का छोटा भाई अंदर सो रहा था। दिव्यांश कहता है हुआ क्या है भाई, इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है। राजन बोलता है कि कुछ नहीं, इसने बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं है। और राजन और उसके दोस्त सूरज को पकड़कर ऊपर ले जाते हैं। सुमित कहता है कि भाई तुझे हो क्या गया है, तू हमारे साथ तो ठीक आया था, लेकिन अब लगता है तेरा दिमाग सही नहीं है। सूरज कहता है कुछ तो गड़बड़ है भाई, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं कल ही चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। राजन कहता है ठीक है भाई, चले जाना कल, हम भी तेरे साथ ही चलेंगे, लेकिन अभी शांत हो जा और सो जा, देख रात के 2:30 बज गए हैं, सो जा, कल हम चले जाएंगे वापस। और सूरज को वो शांत करके सुला देते हैं और सभी सुबह वापस जाने की सोचते हैं। सुबह होती है और चारों अपना सामान उठाकर नीचे आते हैं। दिव्यांश कहता है भाई कहाँ जा रहे हो। राजन कहता है कि भाई वापस जाना पड़ेगा, सूरज की तबीयत ठीक नहीं लग रही। दिव्यांश सूरज से कहता है क्या हुआ भाई, क्या देख लिया तूने कल सपने में जो आज सुबह जाने की तैयारी कर ली। सूरज कुछ नहीं बोलता। राजन कहता है कि 1-2 दिन और रुकते, लेकिन मजबूरी है। अब दिव्यांश कहता है खाना तो खाकर जाओ। राजन और अमित सुमित तीनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन सूरज जाकर गाड़ी में बैठ जाता है अपना सामान लेकर। दिव्यांश कहता है इसको क्या हुआ। सुमित कहता है पता नहीं भाई। सूरज जब गाड़ी में बैठा होता है तो वो देखता है कि उसे फिर से उसी खिड़की के पास दिव्यांश के पिताजी खड़े नजर आते हैं। सूरज अब सारा खेल समझ चुका था कि शायद दिव्यांश की मां ने ही उसके पिता को मार डाला हो। तभी सूरज को महसूस होता है कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई है। जब वो पीछे मुड़ता है तो कोई भी नहीं होता। तब बाकी तीनों भी बाहर आते हैं और दिव्यांश की मम्मी कहती है बच्चों ध्यान से जाना। सूरज देखता है कि दिव्यांश की मां के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। फिर चारों दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। गाड़ी में सभी लोग चुप थे और पूरी शांति थी। और तभी राजन बोलता है कि भाई तुझे हो क्या गया है, क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है। सूरज बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, वो दिव्यांश की मां ने मेरे सामने दिव्यांश के छोटे भाई का सर काटकर हवन कुंड में फेंका था और वो बोल रही थी कि हम चारों की बलि देकर अमर हो जाएगी उस शैतान को। राजन बोलता है कौन सी बलि, कौन सा शैतान, देख हम लोग जिंदा है और वापस दिल्ली जा रहे हैं सही सलामत, कुछ भी नहीं हुआ हमें। तभी उनकी गाड़ी की साइड से बड़ी तेज से एक काला साया गुजरता है। सुमित बोलता है भाई ये अभी क्या गुजरा, क्या मैंने ही देखा या तुम लोगों ने भी। सूरज बोलता है कि ये वही शैतान है, ये हमें नहीं छोड़ेगा, ये हमारी जान लेने आया है। सभी घबरा जाते हैं। राजन ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक्स नहीं लगती और बाद में वही होता है जो आप सोच रहे हो, गाड़ी का एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में सिर्फ सूरज बचता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उससे एक्सीडेंट के पीछे का कारण पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसके दोस्त को शैतान ने मारा है और ये शैतान दिव्यांश की मां ने भेजा था और वो शैतान उसे भी मार डालेगा। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लोगों को लगता है कि दिव्यांश अपने दोस्तों की मौत से सदमे में है और ये शैतान जैसी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। लेकिन 2-4 दिनों में ही सूरज की भी मौत हो जाती है, यानी कि शैतान ने चारों की जान ले ली। लोगों को यही लगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और दिव्यांश और उसकी सौतेली माँ आज भी उसी घर में रह रही हैं और वो शैतान भी उसके घर में ही रह रहा है उसके छोटे भाई के रूप में। जी हाँ, जो नीचे आकर उन्होंने देखा था वो अब दिव्यांश का छोटा भाई नहीं था, वो शैतान था जो कि उनको वहम में डालने के लिए, उनको भ्रम में डालने के लिए दिव्यांश के छोटे भाई का रूप लेकर सो रहा था। दोस्तों ये सब दिव्यांश और उसकी सौतेली माँ की सोची समझी साजिश थी। अगर वो चाहते तो वो उन चारों का वही खात्मा कर सकते थे, लेकिन अगर उनका खात्मा वो वही कर देते तो बाद में पुलिस वगैरह या कोई उनको ढूंढने आता
तो जो उनकी सच्चाई थी दिव्यांश और उसकी माँ की, वो सभी लोगों के सामने आ जाती। इसलिए उन्होंने एक सोची समझी साजिश बनाई और इस बलि को एक एक्सीडेंट में बदल दिया। तो यही थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।